नमस्कार साथियों, आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है बहुलक। इसके अंतर्गत हम जानेंगे आंकड़ों की खंडी श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे की जाती है। अब आपके सामने उदाहरण नंबर 1 में एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों के भार के आंकड़े दिए गए हैं, जिनसे हमें बहुलक ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना होगा कि दिए गए आंकड़े कौन सी श्रेणी से संबंधित हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, रचना के आधार पर आंकड़ों की श्रेणियां 3 प्रकार की होती हैं। एक व्यक्तिगत श्रेणी, दूसरी खंडी श्रेणी, तीसरी सतत श्रेणी। दिए गए आंकड़े खंडी श्रेणी से संबंधित हैं। खंडी श्रेणी के आंकड़ों की सबसे बड़ी पहचान होती है कि इसमें मूल्य तथा उनसे संबंधित आवर्तियां दी गई होती हैं। आप देख सकते हैं ये मूल्य है, जैसे भार जो किलोग्राम में दिया गया है 48, 49, 50, 51, 52, 53 ये मूल्य है। और इन मूल्यों से संबंधित आवर्ती दी गई है। आप देख सकते हैं 48 किलोग्राम भार रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4, 49 किलो भार रखने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 10, 50 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या है 20, 51 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या है 11, 52 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या है 3, 53 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या है 2। इस प्रकार खंडी श्रेणी के आंकड़ों में मूल्य तथा उनसे संबंधित आवर्तियां दी गई होती हैं और यहां मूल्यों की यथार्थ माप दी गई होती है। आप देख सकते हैं 48 किलोग्राम भार वाले विद्यार्थियों की संख्या है 4। इस प्रकार यहां मूल्य है 48, जो कि एक यथार्थ माप है। इस प्रकार हमने दिए गए आंकड़ों की श्रेणी का पता लगा लिया है। दिए गए आंकड़े खंडी श्रेणी से संबंधित हैं। खंडी श्रेणी के आंकड़ों में बहुलक की गणना में 2 विधियों का प्रचलन है। एक निरीक्षण विधि या सामान्य अवलोकन विधि, दूसरी समूहन विधि। जब दी गई खंडी श्रेणी के आंकड़ों में आवर्तियां नियमित हो तो हमें निरीक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, और यदि आवर्तियां अनियमित हो तो हमें समूहन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब हम इस बात का कैसे पता करें कि दी गई श्रेणी में आवर्तियां नियमित हैं या अनियमित हैं? इसके लिए बताना चाहूंगा आवर्तियां नियमित हैं ऐसा तब माना जाएगा जब दी गई आंकड़ों की खंडी श्रेणी में आरंभ से आवर्तियां बढ़ती रहें। आप देख सकते हैं इस दी गई आंकड़ों की खंडी श्रेणी में आरंभ से आवर्तियां बढ़ रही हैं 4, 10। अधिकतम आवर्ती केंद्र में हो, आप देख सकते हैं अधिकतम आवर्ती केंद्र में है 20। उसके बाद आवर्तियां फिर से निरंतर घटती रहें, आप देख सकते हैं। इसके बाद
फिर से आवर्तियां निरंतर घट रही हैं, 11, 3, 2। इस प्रकार जब दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवर्तियां आरंभ से बढ़ती रहें, अधिकतम आवृत्ति केंद्र में हो, उसके बाद आवर्तियां फिर से निरंतर घटती रहें। आंकड़ों की ऐसी श्रेणी में आवर्तियों को नियमित माना जाएगा और ऐसी स्थिति में हम बहुलक की गणना में निरीक्षण या सामान्य अवलोकन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम जान चुके हैं, दी गई आंकड़ों की खंडित श्रेणी में आवर्तियां नियमित हैं, इसलिए हमने बहुलक की गणना के लिए निरीक्षण विधि या रीति का प्रयोग किया है। इसके लिए सबसे पहले हमें दिए गए आंकड़ों को 2 कॉलम वाली तालिका में व्यवस्थित कर देना है। पहले कॉलम में हमने भार जो किलोग्राम में है, मूल्य है, उनको व्यवस्थित कर दिया है। आप देख सकते हैं पहले वाले कॉलम में भार के आंकड़ों को व्यवस्थित कर दिया है, 48, 49, 50, 51, 52, 53। जबकि दूसरे कॉलम में दिए गए मूल्यों से संबंधित आवर्तियों को व्यवस्थित कर दिया है। अब इसके पश्चात निरीक्षण विधि में कोई विशेष गणना नहीं करनी होती। अब हम सिर्फ निरीक्षण करेंगे या कहीं सामान्य अवलोकन करेंगे और उससे बहुलक का पता करेंगे। अब दी गई तालिका में आवर्तियों का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण से हमें ज्ञात होता है कि सबसे अधिक आवर्ती 20 है और उसका मूल्य 50 है। इस प्रकार दी गई आंकड़ों की खंडित श्रेणी में बहुलक है 50 किलोग्राम। ठीक है, दिए गए उदाहरण नंबर 2 में राजस्थान के 33 जिलों में प्रति एकड़ बाजरा उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। इनसे हमें समूहन विधि से बहुलक ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने बताया, दिए गए आंकड़ों में यदि आवर्तियां अनियमित हों तो हमें निरीक्षण विधि का प्रयोग न करके समूहन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब आप देख सकते हैं दिए गए आंकड़ों की खंडित श्रेणी में आवर्तियां अनियमित हैं। आवर्तियां अनियमित रूप से घट बढ़ रही हैं। आप देख सकते हैं 2, 7, फिर घटकर 3, 2, 6, 5, 4, 1, 3। इस प्रकार दी गई आंकड़ों की खंडित श्रेणी में आवर्तियां अनियमित हैं और आवर्तियां अनियमित हैं तो हम बहुलक की गणना के लिए समूहन विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जब दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवर्तियां अनियमित हों तो हमें समूहन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब हम अनियमित आवर्तियों की पहचान कैसे करेंगे? उसके पहचान के 4 लक्षण हैं। एक, आवर्तियां अनियमित रूप से घटे या बढ़े, यानी दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवर्तियों में अनियमित उतार या चढ़ाव हो। दूसरी पहचान, अधिकतम आवृत्ति 1 न होकर के 2 या 2 से अधिक स्थानों पर हो, यानी दी गई आंकड़ों की श्रेणी में अधिकतम मान वाली आवृत्ति 1 न होकर के 2 या 2 से अधिक हो। तीसरी पहचान, अधिकतम आवृत्ति केंद्र में न होकर प्रारंभ या अंत में हो, यानी दी गई आंकड़ों की श्रेणी में अधिकतम आवृत्ति
उसके केंद्र में न होकर के या तो शुरुआत में हो या अंत में हो। चौथी पहचान, केंद्र के दोनों ओर की आवृत्तियों में अधिक भिन्नता हो, यानी केंद्र में स्थित अधिकतम आवृत्ति के दोनों ओर की आवृत्तियों में बहुत अधिक भिन्नता हो, तो ऐसी आवृत्तियों को अनियमित माना जाएगा और ऐसे में हमें बहुलक की गणना में समूहन विधि का प्रयोग करना होगा। ठीक है। दी गई आंकड़ों की खंडित श्रेणी में यदि आवर्तियां अनियमित हो तो ऐसे में समूहन विधि से बहुलक कैसे ज्ञात किया जाएगा, उसकी विधि को यहां पर बताया गया है। सबसे पहले हमें 9 कॉलम वाली एक तालिका बनानी होगी, जिसके पहले कॉलम में हम मूल्यों को व्यवस्थित कर देंगे, जबकि दूसरे कॉलम में मूल आवर्तियों को व्यवस्थित कर देंगे। मूल आवर्तियां मतलब प्रश्न में दी गई आवर्तियां। इनमें से हम अधिकतम आवर्ती की पहचान भी कर लेंगे। तीसरे कॉलम में हम मूल आवर्तियों के आधार पर दो दो आवर्तियों का योग करेंगे। चौथे कॉलम में मूल आवर्तियों के आधार पर पहली आवर्ती को छोड़कर दो दो आवर्तियों का योग करेंगे। पांचवें कॉलम में मूल आवर्तियों के आधार पर पहली आवर्ती से शुरू करके तीन तीन आवर्तियों का योग करेंगे। छठवें कॉलम में मूल आवर्तियों के आधार पर प्रथम आवर्ती को छोड़कर तीन तीन आवर्तियों का योग करेंगे, जबकि सातवें कॉलम में मूल आवर्तियों के आधार पर पहली तथा दूसरी आवर्ती को छोड़कर तीन तीन आवर्तियों का योग करेंगे। इस प्रकार कॉलम संख्या 2 से कॉलम संख्या 7 तक हम आवर्तियों का समूहन करेंगे। कॉलम नंबर 8 में कॉलम 2 से कॉलम 7 तक हमने जो अधिकतम आवर्ती की पहचान की थी, उन अधिकतम आवर्तियों के सामने हम मिलान चिन्ह लगाएंगे या कहें टेली चिन्ह लगाएंगे। ये चिन्ह कैसे लगाएंगे या किनके सामने लगाएंगे? अधिकतम आवर्ती में सम्मिलित मूल आवर्तियों के सामने, यानी प्रत्येक कॉलम की अधिकतम आवर्ती में जो जो मूल आवर्तियां सम्मिलित हैं उनके सामने हम मिलान चिन्ह लगाएंगे। 90वें कॉलम में हम इन टेली चिन्हों को संख्या में बदल देंगे या संख्या में लिख देंगे और फिर 90वें कॉलम में जो अधिकतम आवर्ती है उसका मूल्य ढूंढेंगे और वही मूल्य उस श्रेणी का बहुलक होगा। ठीक है। अब हम उदाहरण नंबर 2 में दिए गए आंकड़ों के आधार पर समूहन विधि से बहुलक ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, समूहन विधि से बहुलक ज्ञात करते समय सबसे पहले आप एक 9 कॉलम वाली तालिका बनाएंगे। हमने यहाँ पर 9 कॉलम वाली एक तालिका बना ली है। इसके बाद इस तालिका के पहले कॉलम में प्रश्न में दिए गए मूल्यों को व्यवस्थित कर देंगे। हमने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर मूल्य है प्रति एकड़ बाजरा उत्पादन क्विंटल में, जिनको हमने पहले कॉलम में व्यवस्थित कर दिया है। इसके बाद अगले 6 कॉलम में, जिनमें 1 से 6 तक रोमन संख्या लिखी हुई है, इन कॉलम में हम आवर्तियों का समूहन करेंगे। समूहन 1 में हम प्रश्न में दी गई आवर्तियों को उसी रूप में व्यवस्थित कर देंगे जैसा हमने यहाँ, आप देख सकते हैं ये समूहन 1 है, यानी जिसमें रोमन संख्या 1 लिखी हुई है वह समूहन 1 है और इसमें प्रश्न में दी गई आवर्तियों को उसी रूप में व्यवस्थित कर दिया है। और इनमें अधिकतम योग वाली संख्या है 7, या यूं कहें कि अधिकतम योग वाली आवर्ती है 7। समूहन 2 में हमने
मूल आवर्तियों के आधार पर दो दो आवर्तियों के योग लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मूल आवर्तियों में 2 और 7 का योग 9, 5, 11, 5। इस प्रकार हमने मूल आवर्तियों के आधार पर दो दो आवर्तियों के जोड़े बना करके उनके योग लिख दिए हैं। अंत में एक आवर्ती शेष रही, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बना, इसको ऐसे ही छोड़ दी। समूह 2 में सर्वाधिक योग वाली संख्या है 11, या कहें कि आवर्तियों का अधिकतम योग है 11। समूह 3 में हमने मूल आवर्तियों के आधार पर दो दो आवर्तियों के जोड़े बनाकर उनके योग लिखे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर समूह 3 में मूल आवर्तियों के आधार पर जो दो दो आवर्तियों के योग लिखे हैं, इनमें मूल आवर्तियों में पहली आवर्ती को छोड़कर दो दो आवर्तियों के जोड़े बनाए हैं। यहाँ पर 2 को छोड़ दिया है, उसके बाद 7 और 3 का योग 10, 2 और 6 का योग 8। इस प्रकार हमने समूह 3 में मूल आवर्तियों के आधार पर पहली आवर्ती को छोड़ करके दो दो आवर्तियों के योग किए हैं, और इनमें अधिकतम योग वाली संख्या है 10, या कहें आवर्तियों का अधिकतम योग है 10। समूह 4 में हमने मूल आवर्तियों के आधार पर 3-3 आवर्तियों के योग लिखे हैं। आप देख सकते हैं ये 12, ये 13 और ये 8। दूसरे शब्दों में कहें, समूह 1 में दी गई मूल आवर्तियों के 3-3 के जोड़े बना करके हमने समूह 4 में इनके योग लिख दिए हैं। समूह 5 में भी हमने 3-3 आवर्तियों के योग लिखे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि समूह 1 में जो मूल आवर्तियां दी गई हैं, उनमें से पहली आवर्ती को छोड़कर, यानी 2 को छोड़ करके उसके बाद क्रम से आगे की 3-3 आवर्तियों को जोड़ करके उनके योग यहाँ पर लिखे हैं। वो योग है 12 और ये 15। जबकि समूह 6 में हमने 3-3 आवर्तियों के योग लिखे हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर हमने मूल आवर्तियों में शुरुआती 2 आवर्तियों को छोड़ दिया है, उसके बाद क्रम से 3-3 आवर्तियों को जोड़ करके उनके योग लिखे हैं। आप देख सकते हैं 3 और 2 और 6 का योग है 11, उसके बाद 5, 4 और 1 का योग है 10। अंत में सिर्फ एक आवर्ती शेष बचती है, इसलिए इसका कोई 3 का जोड़ा नहीं बनता। इस प्रकार हमने 6 समूह बनाए हैं, और इसके बाद हम समूह के प्रत्येक कॉलम में अधिकतम योग वाली संख्या, या कहें अधिकतम योग वाली आवर्ती को भी चिन्हित करेंगे। आप देख सकते हैं समूह 1 में अधिकतम योग की आवर्ती है 7, समूह 2 में 11, समूह 3 में 10, समूह 4 में 13, समूह 5 में 15 और समूह 6 में 11। इस प्रकार हमने समूह के प्रत्येक कॉलम में अधिकतम योग वाली संख्या को चिन्हित कर लिया है। इसके बाद हम टेली चिन्ह लगाएंगे। टेली चिन्ह हम इन अधिकतम योग वाली जो संख्याएं हैं उनके सामने लगाएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है इन अधिकतम योग वाली संख्याओं में जितनी मूल आवर्तियां शामिल हैं उनके सामने हम एक एक चिन्ह लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं समूह 1 में अधिकतम आवर्ती 7, हालांकि यह मूल आवर्ती है इसलिए इसके मूल्य 6 के सामने हमने यहां पर एक चिन्ह लगा दिया। जबकि आप देख सकते हैं यहां पर समूह नंबर 2, इसमें अधिकतम योग वाली संख्या है 11, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 11 जो है 2 मूल आवर्तियों 6 और 5 का योग है, इसलिए 6 और 5 के जो मूल्य हैं 9 और 10, इनके सामने हम एक एक चिन्ह लगाएंगे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि
समूह नंबर 4। समूह नंबर 4 में अधिकतम योग वाली संख्या है 13, और ये 13 जो योग है इन 3 मूल आवर्तियों का योग है। आप देख सकते हैं 2, 6 और 5। इसलिए यहां पर हम इन आवर्तियों के मूल्य 8, 9, 10 इनके सामने हम एक एक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार हम समूहन के प्रत्येक कॉलम की अधिकतम योग वाली संख्या के सामने टेली चिन्ह लगाएंगे और फिर उनको हम संख्या में लिख देंगे। अब निरीक्षण से ज्ञात होता है कि अधिकतम आवर्ती 4 है और जिसका मूल्य 9 है। इस प्रकार आंकड़ों की इस श्रेणी में बहुलक है 9 क्विंटल प्रति एकड़ बाजरा। Z यहां पर बहुलक का संकेताक्षर है। धन्यवाद।